नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आने जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में 100 दिनों से ज्यादा दिन तक लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में धारा 144 लागू हो गई थी और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए शीर्ष अदालत में भी अपील की गई थी। इस धरने के कारण कुछ सड़कों को बंद करना पड़ा था और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होती थी। हाथरस की घटना से सभी लोग बेहद दुखी हैं और दलित युवती के लिए इंसाफ चाहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाथरस की पीड़िता को लेकर बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बाराबंकी के बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव कहते हैं, लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, क्योंकि प्रेम प्रसंग था, वह पकड़ ली गई होगी। वो आगे कहते हैं कि अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों में पाई जाती हैं। बीजेपी नेता अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। बीजेपी नेता की इस बेहुदा सोच के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर निशाने पर लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस की घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और 10 दिनों का वक्त दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि हाथरस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और वक्त दिया गया है। हाथरस मामले में गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में गठित एसआईटी बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने वाली थी, लेकिन जांच अभी पूरी न होने के कारण एसआईटी को और वक्त देना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और पुलिसकर्मियों की लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि राजवीर सिंह पहलवान ने अभियुक्तों के समर्थन में एक जनसभा आयोजित की थी। पहलवान ने धारा 144 लागू होने के बीच ही अपने यहां एक बड़ी बैठक रखी थी। इसमें 500 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। बैठक में कहा गया था कि युवती के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व विधायक पहलवान ने यह भी मांग रखी थी कि अभियुक्त ही नहीं, पीड़िता के परिजनों के भी नार्को टेस्ट कराए जाएं। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को लगभग 1 महीने बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया ने कुछ दिन पहले अपनी जमानत के लिए लगाई गई अर्जी में कहा था कि सुशांत ने ड्रग्स के लिए अपने करीबी लोगों का इस्तेमाल किया। रिया ने यह भी कहा था कि उन्हें निशाना बनाए जाने की कोशिश हो रही है। रिया ने कहा था कि एनसीबी और 3 केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ जांच कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर हुए बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के चलते मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा रहा। इसके विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल से वाराणसी व प्रयागराज समेत कई जिलों में बिजली जाने से लोग परेशान रहे। इसके बाद योगी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का प्रस्ताव वापस ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा के समय में जनरेशन, ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में किए गए सुधारों को बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया है और निजीकरण से वह युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बेचने में लगी है। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,049 नए मामले सामने आए, जबकि 986 मरीजों की जान चली गई। हालांकि 82,203 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 से ज्यादा हो गई है और 1,04,555 लोगों की मौत हो चुकी है।
आईसीएमआर ने कोविड-19 के इलाज के लिए शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमें इसके क्लिनिकल परीक्षण की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि आईसीएमआर ने हैदराबाद स्थित एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा विकसित किया है, जो कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। इस अत्यंत शुद्ध एंटीसेरा को घोड़ों में असक्रिय SARS-CoV-2 का इंजेक्शन देकर विकसित किया गया है। एंटीसेरा एक प्रकार का ब्लड सीरम है जिसमें किसी विशेष रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखने वाले एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा होती है। किसी भी विशेष संक्रमण से लड़ने के लिए मनुष्य को यह इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। यानी अब आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए कोरोना मरीजों का उपचार नेशनल कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है। भारत के लिए यह इसलिए भी खुशी की बात है क्योंकि आयुर्वेद का उद्गम भारत में ही हुआ था। इस मौके पर मशहूर वैद्य पद्म भूषण देवेंद्र त्रिगुणा ने कहा कि भारत और भारत के लोगों के लिए कोविड की चिकित्सा में यह बहुत बड़ी बात है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।